हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। हम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर। दोस्तों, करंट अफेयर का जो सेशन है वो आउट ऑफ दिल्ली था, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। आज से द हिंदू का जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो आपको डेली देखने को मिलेगा। मैं 1 वीक के लिए आउट ऑफ दिल्ली गया था, इसलिए हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। आज से द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है दोस्तों उसको कंटिन्यू रखेंगे। आपको डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिलेगा। आपको जैसे दोस्तों पता है, न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल है, तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ना कभी स्किप मत करिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्किप करेंगे तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है बहुत बड़ा रोल है करंट अफेयर्स का, या हम कोई भी न्यूज़पेपर की बात करें, द हिंदू के न्यूज़पेपर की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, तो सारे न्यूज़पेपर अच्छे हैं, लेकिन द हिंदू का जो न्यूज़पेपर होता है वो थोड़ा सा लैंग्वेज जो होती है उसके डिफ़िकल्ट होती है, तो बच्चों को समझने में थोड़ी सी मुश्किलात आती है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम ईजी वे में उसको डिकोड कर रहे हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, जिससे हर बच्चे को जो करंट अफेयर्स को समझ नहीं पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है, या जो उसकी जो लैंग्वेज है उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है, या एडिटोरियल्स को समझने में दिक्कत आ रही है, तो सारी चीज़ें हम बहुत आसान लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। तो आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। जो आज का न्यूज़पेपर है, आज कौन सी डेट हो रही है दोस्तों, आज हो रही है 29 जुलाई। कितनी हो रही है, 29 जुलाई 2025 हो रही है। तो आज का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। बहुत मैंने इसमें आज कितने दोस्तों, आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 आर्टिकल हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इंपॉर्टेंट 4 आर्टिकल हैं वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, और आप देखेंगे कि ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें दोस्तों पहले मैं इसमें इंडेक्स बनाता हूं कि आपको आज कौन कौन से आर्टिकल देखने को मिलेंगे, फिर हम इसमें डिटेल में समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। तो आज कितनी हो रही है दोस्तों, 29 जुलाई 2025 हो रही है। तो आज हम 29 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो एनालाइज करेंगे, और बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। आपको दोस्तों मज़ा आने वाला है। आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा जो आपने द हिंदू का जो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उस न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे और उस न्यूज़पेपर को डिकोड कैसे करेंगे, आप वो देखेंगे। हमारा जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसका जो तरीका है, उसका जो मेथड है दोस्तों, वो और लोगों से बहुत अलग है। चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं बाय फीडबैक आईएएस। फीडबैक आईएएस के द्वारा दोस्तों क्या किया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है। अगर आप ऐसे ही दोस्तों न्यूज़पेपर एनालिसिस जैसे इनिशिएटिव चाहते हैं तो हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें, और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों हम उन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं। तो उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, तो इसलिए इसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों, इसको शेयर ज़रूर करें। तो आज का हमारा जो पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज का पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। कौन सा, स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। एक बिल जो इंट्रोड्यूस किया है, क्या, स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। इसके अंदर हम क्या देखेंगे दोस्तों, अर्बन नेशनलिज्म जो है दोस्तों वो तेजी से बढ़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। जो सिटीज हैं उनके अंदर क्या बढ़ रहा है दोस्तों, नेशनलिज्म था, अर्बन नेशनलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अंडर द लीगल स्पॉटलाइट, और हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो लॉ आया जो हमारा टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, या जो बोलने की आज़ादी है उसको कैसे इन्फ्रिंज करता है, और जो सिविल लिबर्टी है उसको ये जो लॉ है वो कैसे इन्फ्रिंज करेगा, ये हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। आगे हम
आगे आने वाली जो स्लाइड है उसको डिटेल में समझेंगे। ये महाराष्ट्र का जो लॉ है वो कैसे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, कैसे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। और दोस्तों हम ये भी समझेंगे, इसका एक एथिकल एंगल भी देखेंगे और एक केस स्टडीज भी देखेंगे ऊपर इस लॉ के ऊपर। हमारा दूसरा आर्टिकल क्या है दोस्तों दूसरा आर्टिकल जो है निसार सैटेलाइट है। क्या है? निसार सैटेलाइट है। जैसे दोस्तों मैंने निसार सैटेलाइट के बारे में आपको डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं व्हाट इज निसार सैटेलाइट, इंडिया के इसरो का क्या कंट्रीब्यूशन है, नासा का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसका वेट कितना है दोस्तों, ये इसका यूजेज क्या है और ये किन चीज़ों में यूजेज आएगा, ये निसार सैटेलाइट का लॉन्च कब हो रहा है, ये सारी डिटेल मैंने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो में बताई है। अगर आप निसार को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ हाँ जो मेरी लास्ट वीडियो उसको ज़रूर देखें, तो आप समझ पाएंगे व्हाट इज निसार और निसार का जो हॉलिस्टिक अप्रोच जो हमने अपनाई है उसको समझाने की, वो आप उसमें समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो हमारे इंडिया और जापान के साथ रिलेशन है जो उस पर है दोस्तों। उस पर क्या हो रहा है, बुलेट ट्रेन टॉक हो रही है कि बुलेट ट्रेन कब आएगी, बुलेट ट्रेन जो है इंडिया में कब आएगी, इस पर डिस्कस हुआ है। और बहुत सारे जो मेमोरेंडम है वो भी साइन हुए। सिनक्रेशन टेक ट्रांसफर डीपन द टाइड, जो सिनक्रेशन टेक ट्रांसफर है वो डीपन द टाइड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अमिड द इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। अब जो हमारा लास्ट आर्टिकल है दोस्तों, जो हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो कंटेमिनेटेड साइट रूल्स 2025, इंडिया ने क्या है दोस्तों, जो कंटेमिनेटेड रूल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है 2025 के। जो क्या इंडिया गेट्स फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर टॉक्सिक साइट क्लीन अप विथ क्लियर स्टेप एंड लायबिलिटी नॉर्म। तो हम इसको समझेंगे कि जो इंडिया ने जो नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। क्या समझेंगे, डिटेल, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो दोस्तों पहला आर्टिकल है वो कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला आर्टिकल है दोस्तों, जो जीएस पेपर 2 है, जो गवर्नेंस का टॉपिक है, उसके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोस्तों नासा की बात करते हैं, नासा किस लिए इंपॉर्टेंट है, नासा दोस्तों जो साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है यूपीएससी के मेंस एग्जाम में उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर हम इंडिया और जापान के रिलेशन की बात करें तो इंडिया और जापान का रिलेशन जो जीएस पेपर 2 में एक इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंटेमिनेटेड साइट और रूल्स 2025 की बात करते हैं तो जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज फर्स्ट आर्टिकल, और हम डिटेल में समझेंगे वो फर्स्ट आर्टिकल को। क्या है पहला आर्टिकल दोस्तों, पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों, अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, किसकी, अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम जीएस पेपर 2 के अंदर जो गवर्नेंस का टॉपिक है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा आर्टिकल क्या है, हम पहला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल क्या है, महाराष्ट्र न्यू सिक्योरिटी लॉ। जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है दोस्तों उसने क्या किया है, उसने एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। वो लॉ कौन सा है दोस्तों, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लॉ है उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस द स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल 2024। क्या है, महाराष्ट्र ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल 2024। तो दोस्तों इस बिल के अंदर है क्या, या बिल में कंसर्न क्या है दोस्तों, और बिल के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि लोग कह रहे हैं ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, ये जो हमारी सिविल लिबर्टीज है उसको क्या कर रहा है दोस्तों, इन्फ्रिंज कर रहा है। तो आगे हम देखें दोस्तों इसमें क्या किया गया है, इसके जो फीचर्स क्या हैं दोस्तों,
जो बिल लाएं तो इसके फीचर्स क्या हैं, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं किसी भी आर्टिकल को कवर करने की। हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्या करेंगे आर्टिकल को, जिससे दोस्तों आपको मेंस में भी मदद मिले, आपके प्रीलिम्स के में जो क्वेश्चन आते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो आपको दोस्तों मिस ना हो। आप यूपीएससी का प्रीलिम्स हो तो आप उसमें भी उसमें मदद मिले, आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर पाएं। दोस्तों जो पहला जो गेट है, अगर यूपीएससी का एग्जाम निकालना है आपको, तो वो गेट माना जाता है। तो कौन सा गेट है दोस्तों, प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ना कैसे करें, प्रिपरेशन करें, आप कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन करें, आप फैक्ट बेस्ड पे प्रिपरेशन पे ना जाएं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो आपको अब प्रीलिम्स क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी है कि टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो, टॉपिक के बारे में पता हो आखिर टॉपिक क्या है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको हर टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी है दोस्तों। तो ये जो बिल है दोस्तों, हम इसके प्रोज देखेंगे, कॉन्स देखेंगे और इसके हम फीचर्स देखेंगे, और ये फंडामेंटल राइट को कैसे इन्फ्रिंज कर रहा है, ये हमारी सिविल लिबर्टी को कैसे इन्फ्रिंज कर रहा है, हमारे जो राइट्स हैं उनको कैसे वायलेट कर रहा है। तो इसका जो मेन फीचर है दोस्तों, इसने क्रिमिनलाइज किया है। क्या क्रिमिनलाइज किया है दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने न्यूज़पेपर में एक वर्ड सुना होगा, अर्बन नेशनलिज्म। क्या सुना होगा दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा, अर्बन नेशनलिज्म। अर्बन नेशनलिज्म क्या होता है, व्हाट इज अर्बन नेशनलिज्म। हम अर्बन नेशनलिज्म देखेंगे आगे कि व्हाट इज अर्बन नेशनलिज्म। आपने देखा होगा दोस्तों, जो शहरों में क्या हो रहा है, जो सिटीज में क्या हो रहा है, अर्बन नेशनलिज्म बहुत रैपिड राइज कर रहा है। तो अर्बन नेशनलिज्म में क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो उसको क्या किया, उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। इस बिल में क्या कर दिया गया है, इस बिल के अंदर उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। क्रिमिनलाइज, अलाउ एक्सटेंडेड बैन ऑन नो ड्यूरेशन लिमिट। और दोस्तों जो इसको क्या कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है और कोई भी लिमिट नहीं रखी है दोस्तों। क्या इनडेफिनेटली टाइम के लिए बैन कर दिया गया है, कोई भी लिमिट नहीं है कि इस पे बैन कब हटाया जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। तो इसके अंदर क्या किया गया है, इनडेफिनेटली टाइम के लिए क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, और कोई भी ड्यूरेशन लिमिट नहीं है दोस्तों, कोई भी। अगर हम आगे देखें ऑब्जेक्शन क्या है वो इस बिल को लेके ऑब्जेक्शन क्या है, जो अपोजिशन पार्टी है और जो सिविल लिबर्टी को जो प्रोटेक्ट करते हैं, और जो हमारे जो क्या कहते हैं एडवोकेट हैं या जो लॉयर है, वो इसको लेके ऑब्जेक्शन क्या उठा रहे हैं दोस्तों। ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है वो क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है बेग लैंग्वेज। लैंग्वेज जो यूज की गई है दोस्तों वो बहुत बेग है, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है जो लैंग्वेज इसके अंदर यूज की गई है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है सप्रेस डिसेंट। अगर हम डिसेंट को सप्रेस कर देंगे तो क्या हम दोस्तों ऐसी डेमोक्रेसी में रहना चाहेंगे कि आपको अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, आपको सही को सही कहने का अधिकार नहीं है, आपको गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों फिर वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए कोई अधिकार ही नहीं होगा। तो फिर क्या है, डेमोक्रेसी का ये एक सबसे एसेंशियल पार्ट है कि आप डिसेंड कर सकें। और नेक्स्ट क्या है, रिस्क टू सिविल सोसाइटी। मैंने जैसे बताया, अगर ये लॉ पास होता है, अगर ये बिल पास होता है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा, और जो हमारी जो सिविल लिबर्टीज हैं उनको क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है। उनको क्या कर रहा है, तो वायलेट कर रहा है। ये सबसे बड़ा कंसर्न था जो महाराष्ट्र का कौन सा बिल आया, महाराष्ट्र का जो स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल आया है 2024 में। तो इसमें बहुत बड़े कंसर्न, बहुत ज्यादा कंसर्न है इस बिल को लेकर। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द फीचर। चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज अर्बन नेशनलिज्म। अर्बन नेशनलिज्म क्या है दोस्तों, व्हाट इज अर्बन नेशनलिज्म। हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज अर्बन नेशनलिज्म। जो अर्बन नेशनलिज्म टर्म है वो किस लिए यूज किया जाता है, अर्बन नेशनलिज्म टर्म यूज किया जाता है, एक फिनोमेना होता है जिसको डिस्क्राइब करने में, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं जर्नलिस्ट, इन्वॉल्व एक्टिविस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और क्या कहते हैं स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं।
वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है वो सपोर्ट करते हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होते हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है अर्बन, कहाँ दोस्तों सपोर्ट करते हैं, अर्बन सेंटर में, अर्बन एरिया में, तो उनको बोला जाता है अर्बन नेशनलिज्म। और अर्बन नेशनलिज्म बेसिकली होते क्या है, मायोइस्ट को या तो सपोर्ट करते हैं या लॉजिस्टिकली कोई भी चीज प्रोवाइड कराते हैं मायोइस्ट इंसर्जेंसी के लिए, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें अर्बन नेशनलिज्म बोला जाता है। तो अब हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जो फीचर्स क्या हैं, व्हाट इज द फीचर्स। अगर हम दोस्तों देखें आइडियोलॉजिकल स्प्रेड, आइडियोलॉजिकल स्प्रेड क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी अडेप्टेड टू द अर्बन सेटिंग, अकेडमिया, मीडिया, सिविल सोसाइटी। मैंने जैसे दोस्तों बताया जर्नलिस्ट हो और क्या कहते हैं, मैंने जैसे बताया जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, स्टूडेंट हो, अगर वो लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है अर्बन नेशनलिज्म। अगर हम दोस्तों अर्बन फुटप्रिंट की बात करें, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, पहले तो जो मायोइस्ट इंसर्जेंसी थी वो रूरल एरिया तक सीमित थी, रूरल एरिया तक, लेकिन अब अर्बन एरिया में भी इसके क्या है, पैर पसार रहे हैं, स्प्रेड कर रही है। जो अर्बन नेशनलिज्म क्या है वो अर्बन एरिया में स्प्रेड कर रहा है। तो सेफ हाउसेस होते हैं और अर्बन डेंस होते हैं फॉर लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट एंड द फंड रेजिंग। तो एक तो दोस्तों अर्बन फुटप्रिंट कैसे काम कर रहा है, एक तो दोस्तों सेफ हाउसेस है, अर्बन डेंस है और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट होता है और फंड रेजिंग होती है। टारगेट इंस्टीट्यूशन क्या है, जो अर्बन नेशनलिज्म है उनका जो टारगेट है, टारगेट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं दोस्तों, जो अर्बन नेशनलिज्म के यूनिवर्सिटीज हो गई, एनजीओज हो गए, डिजिटल स्पेस हो गए, और जो लीगल इंटेलेक्चुअल प्रोपेगेंडा है, लीगल एक्टिविज्म है, और सॉफ्ट सपोर्ट ऑफ द मायोइस्ट कॉजेज। सॉफ्ट गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी बिल इंट्रोड्यूस किया है के लिए, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उनको क्या प्रॉब्लम दिख रही थी, वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रही थी गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, जो राइजिंग अर्बन प्रेजेंस, जो अर्बन नेशनलिज्म है वो क्या कर रहा था दोस्तों, बहुत रैपिड राइज हो रहा था। कैसे दोस्तों, नेशनल इन्फ्लुएंस मूविंग फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द सिटीज, ऑपरेशन अब क्या है दोस्तों, अर्बन सेंटर एंड कमांड बेसिस, और इनइफेक्टिव एग्जिस्टिंग लोग, जो ऑलरेडी जो लॉ बने हुए हैं जो सिटीज हैं या अर्बन एरिया में, वो जो लॉज हैं वो इनइफेक्टिव है, वो काम नहीं कर रहे हैं जो अर्बन नेशनलिज्म के लिए। इसलिए हमें क्या है, नए लॉ की जरूरत थी, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाई है। और सिक्योरिटी थ्रेट क्या है दोस्तों, जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो पुलिस इंटेलिजेंस है उन पर क्या है दोस्तों, रिस्क है, क्या है, रिस्क है। तो इसलिए ये 4 रीजन थे जिसकी वजह से क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस लॉ को लाई है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इस जो लॉ, ये जो लॉ है उसके की प्रोविजन क्या है। स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी जो बिल आया है उसके फीचर्स क्या है, व्हाट इज द फीचर ऑफ महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 के फीचर्स क्या है। अगर हम दोस्तों सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ देखें, सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ के अंदर क्या किया गया है दोस्तों, क्रिमिनलाइज किया गया है स्पीचेस, किस किस चीज को, स्पीचेस को, साइन को, इमेजेस को, इफ सीन एज पब्लिक ऑर्डर थ्रेट। अगर हम दोस्तों अनलिमिटेड बैन की बात करते हैं, हम बात करते हैं अनलिमिटेड बैन की, इस लॉ के अंदर मेंशन किया गया, अगर किसी भी, मान लीजिए किसी भी एसोसिएशन के ऊपर अगर बैन लग जाता है तो वो अनलिमिटेड बैन रहेगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए बैन रहेगा, उस पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट कैन एक्सटेंडेड बैन ऑन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट टाइम लिमिट, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, इनडेफिनेट टाइम के लिए उस पर क्या लग जाएगा, बैन लग जाएगा। नो ड्यू प्रोसेस, कोई भी ड्यू प्रोसेस नहीं है, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है एनी ग्रुप इलीगल विदाउट कोर्ट ओवरसाइट। अगर हम लीगल रेमेडीज की बात करें तो इसमें कोई भी लीगल रेमेडीज नहीं है, नो लीगल रेमेडीज, कोई भी इसके अंदर लीगल रेमेडीज नहीं है, नो लीगल रेमेडीज, बार एक्सेस टू लोअर कोर्ट, बाईपास द इजी अपील। अगर हम दोस्तों फुल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ऑफिशियल एक्टिंग इन गुड फेथ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लीगल एक्शन। बेक टर्म क्या है दोस्तों,
बहुत से जो वेग टर्म है वो क्या यूज किए गए हैं, मैं उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इलीगल एक्टिविटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड ओपन मिसयूज, ये सारे जो वेग टर्म है वो यूज किए गए हैं। तो दोस्तों ये फीचर्स थे बिल के। जो कौन सा बिल है, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। कौन सा, 2024 है। आगे बढ़ें, अब हम प्रोज एंड कॉन समझने की कोशिश करते हैं। इस बिल के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं दोस्तों। व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स इस बिल के, आप मुझे कमेंट्स में बताइए इस बिल के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। अगर हम प्रोज देखें, टैकल्स अर्बन इंसर्जेंसी, अगर हम प्रोज देखें तो ये बिल आया है, तो इससे क्या होगा, जो अर्बन नेशनलिज्म है उस पर क्या होगा दोस्तों, उस अर्बन नेशनलिज्म है उसके ऊपर लगाम लगेगी। अगर हम कॉन्स देखें दोस्तों, तो सप्रेस किस चीज को किया जाएगा, जो डिसेंट को सप्रेस किया जाएगा, जर्नलिस्ट को सप्रेस किया जाएगा और एक्टिविस्ट को सप्रेस किया जाएगा। एक्टिविस्ट को क्या किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा। अगर हम कॉन्स प्रोज देखें, फिल्स लीगल लूप होल इन द एग्जिस्टिंग लॉ, जैसे मैंने बताया जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं दोस्तों, वो जो अर्बन नेशनलिज्म जो बहुत रैपिड राइज हो रहा है उनको क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। वायलेट क्या हो रहा है दोस्तों, वायलेट जो हो रहा है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है। वायलेट कैसे किया जा रहा है, जो फ्री स्पीच है और जो एसोसिएशन है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए एसोसिएशन और फ्री स्पीच के लिए, उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, इन्फ्रिंज किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको वायलेट किया जाएगा। अगर हम दोस्तों प्रोज की बात करें, प्रीएम्प्टिव एक्शन अगेंस्ट द रेडिकल ग्रुप, और हम कॉन्स की बात करें, इम्बेग्यूअस वर्डिंग, मिस यूज रिस्क, बहुत सारे जो वर्ड हैं वो इम्बेग्यूअस यूज किए गए हैं। अगर हम एम्पावर सिक्योरिटी एजेंसी, ये जो बिल है वो क्या करेगा दोस्तों, जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनको एम्पावर करेगा। इसके अंदर क्या है दोस्तों, नो जुडिशियल रिव्यू है, कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है। बीकन रूल ऑफ लॉ, अगर ये बिल पास होता है तो रूल ऑफ लॉ बीकन्स हो जाएगा। अगर हम दोस्तों इंस्पायर्ड बाय लॉ इन अदर स्टेट्स की बात करें, क्या कोई भी लॉ है जो, अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो दोस्तों ये क्या है, जो हमारा जो फेडरलिज्म है, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो दोस्तों फेडरलिज्म को वायलेट करेगा। क्या करेगा दोस्तों, जो सेंटर का जो लॉ है यूपा, सो सेंट्रल का जो लॉ है यूपा, उसके साथ क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा और क्या करेगा, अननेसेसरी रेपिटेशन है। आपको पता ही होगा दोस्तों, यूपा 2017 में यूपा को लाया गया, लेकिन दोस्तों ये अननेसेसरी क्या करेगा, रेपिटेशन करेगा। ऑलरेडी सेंटर में लॉ है इसको लेकर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ लाई है वो अननेसेसरी रेपिटेशन होगा। आगे बढ़ें तो दोस्तों ये जो बिल है महाराष्ट्र का स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024, तो मैंने आपको इसमें हर डिटेल समझाने की कोशिश की है। ये बिल क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, व्हाट इज अर्बन नेशनलिज्म, तो मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको समझाने। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला आर्टिकल जो है निसार सैटेलाइट के ऊपर है। निसार सैटेलाइट, अच्छा जो निसार सैटेलाइट है दोस्तों, मैंने इसको डिटेल में समझाया आपको मैंने इसको डिटेल में समझाया। आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि व्हाट इज निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट क्या होती है दोस्तों, की पॉइंट्स अगर हम देखें, 2352 किलो क्या है, ड्यूल बैंड यूज हो रहा है। तो दोस्तों ड्यूल बैंड कौन कौन सा है, ड्यूल बैंड कौन कौन से, एक एस बैंड है और एक एल बैंड है। एक एस बैंड और एल विल मॉनिटर द अर्थ एंड आइस शिफ्ट एंड सॉइल एंड वेजिटेशन। कोलैबोरेशन दोस्तों, ये जो निसार जो सैटेलाइट है किसके कोलैबोरेशन से बना है दोस्तों, निसार सैटेलाइट जो नासा है और इसरो के सैटेलाइट से बना है। जो नासा और इसरो का कोलैबोरेशन से निसार सैटेलाइट बना है। नासा क्या यूज कर रहा है दोस्तों, एल बैंड यूज कर रहा है, और जो इसरो जो यूज कर रहा है दोस्तों वो एच बैंड प्लस सैटेलाइट बस को यूज किया जा रहा है। क्या सैटेलाइट बस को यूज किया जा रहा है। व्हाट इज सार टेक्नोलॉजी दोस्तों, इसके अंदर क्या है, सार टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। इसके अंदर क्या यूज किया जा रहा है, सार टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है।
विल मॉनिटर। सार टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज सार टेक्नोलॉजी? सार टेक्नोलॉजी है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। सार टेक्नोलॉजी क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। वो निसार सैटेलाइट है, उसके अंदर क्या किया जा रहा है, सार टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। व्हाट इज सार सैटेलाइट? सार टेक्नोलॉजी क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज सार टेक्नोलॉजी? सार टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग होगी, जो इमेज ये खींचेगा जो सैटेलाइट, वो हाई रेजोल्यूशन की होंगी। इससे क्या हुआ, कैप्चर द डिटेल इमेज ऑफ द अर्थ सरफेस डे एंड नाइट। डे और नाइट की क्या करेगा, जो अर्थ सरफेस की जो पिक्चर्स होंगी, जो इमेजेज होंगी, वो दोस्तों कैसी होंगी, डिटेल्ड इमेजेज होंगी। कैसी होंगी, डिटेल्ड इमेजेज होंगी। अगर हम दोस्तों ऑल वेदर ऑपरेशन होगा, ये जो निसार सैटेलाइट है, ऐसा नहीं है दोस्तों गर्मियों में ही काम आएगा कि सर्दियों में सैटेलाइट काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वर्क थ्रू द क्लाउड्स, रेन, स्मोक, अनलाइक द ऑप्टिकल कैमरा। जो ऑप्टिकल कैमरा है दोस्तों, वो बारिश में काम नहीं करते हैं, बारिश में काम नहीं करते हैं, और जो क्लाउड हो जाते हैं जब काम नहीं करते, स्मोक में काम नहीं करते। लेकिन निसार सैटेलाइट सब चीज़ों में काम करेगा, ऑल वेदर, हर वेदर में ये काम करेगा। डुअल बैंड होता है, जैसे मैंने बताया, एल बैंड जो है नासा यूज करेगी और एच बैंड जो है वो इसरो के द्वारा यूज किया जाएगा। डीपर पेनिट्रेशन होगा और हाई सरफेस क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी। अगर हम यूजेज देखें, इसके यूजेज क्या है दोस्तों, जो सरफेस डिफॉर्मेशन है, ग्लेशियर है, वेजिटेशन है, सॉइल मॉइस्चर है, और जो अर्बन एक्सपेंशन है उसको क्या किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, ट्रैक किया जाएगा। अच्छा, नासा इसरो कॉपरेशन टाइमलाइन। नासा जो इसरो की जो कोलैबोरेशन है नासा, उनकी टाइमलाइन क्या है, कब से जो निसार सैटेलाइट है उसका कोलैबोरेशन हो रहा है। 2014 से हम देखते हैं दोस्तों, 2014 में क्या है, इसरो और नासा ने साइन किया को डेवलप द निसार सैटेलाइट। इसरो और नासा ने साइन किया एग्रीमेंट कि हम जो निसार सैटेलाइट है को डेवलप करेंगे, दोनों एक साथ डेवलप करेंगे। अगर हम 2019 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, 2019 में क्या डेवलपमेंट हुआ, एल बैंड रेडार हार्डवेयर डिलीवर्ड बाय द नासा। एल बैंड रेडार हार्डवेयर डिलीवर्ड बाय नासा। और 2021 में क्या हुआ, मेजर असेंबली ऑफ द स्पेस क्राफ्ट बिगिन। और 2023 में अगर बात करते हैं, नासा हैंडेड ओवर द एल बैंड रेडार टू इसरो। नासा ने क्या किया दोस्तों, जो एल बैंड रेडार है वो इसरो को दे दिया। 2024 अगर हम जुलाई की बात करें, निसार माउंटेड ऑन द GSLV F-16 फॉर लॉन्च, GSLV F-16। और 2024 की बात करें, अगर हम 31 जुलाई की बात करें दोस्तों, तो लॉन्च शेड्यूल फ्रॉम द श्रीहरिकोटा और 743 किलोमीटर सिंक्रोनस। तो दोस्तों ये 2024 लिख रहा है, यहाँ 2025 होगा। क्या होगा, 2025 को जुलाई 31 को क्या होगा दोस्तों, जो ये शेड्यूल है श्रीहरिकोटा से 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्या है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये जो निसार सैटेलाइट है आखिर कौन कौन सी एप्लीकेशन में यूज होगी, इसका यूजेज क्या है, इसका जो यूजेज क्या है निसार सैटेलाइट के यूजेज क्या है दोस्तों। एग्रीकल्चर में इसका यूज होगा। एग्रीकल्चर में क्या, क्रॉप मैपिंग होगी, सॉइल मॉइस्चर में ये काम आएगा, इरिगेशन प्लानिंग में काम आएगा, सीजनल ईल्ड एनालिसिस में काम आएगा, क्लाइमेट चेंज में कैसे काम आ सकता है, ग्लेशियल रिट्रीट में काम आएगा, आइस सीट मूवमेंट में काम आएगा, कार्बन फ्लक्स और डिफॉरेस्टेशन टेंट्स में काम आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये कैसे काम आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक डिस्प्लेसमेंट, फ्लड जोन्स, लैंडस्लाइड रिस्क और द कोस्टल इरोजन। अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, मैपिंग वेटलैंड, रिवर फ्लो मॉनिटरिंग और रिजर्वेयर मैनेजमेंट। अगर हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, स्टॉर्म ट्रैकिंग, शोर लाइन मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग और सिस्टम। अगर हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं दोस्तों, अर्बन प्लानिंग में ये कैसे काम आ सकता है, इंक्रोचमेंट डिटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड अर्बन हीट मैप। तो दोस्तों ये इसके एप्लीकेशन थे, क्या थी, ये इसकी एप्लीकेशन थी, कैसे कैसे यूज होगा मैंने आपको डिटेल में बताया कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्विक निसार फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। हम जो निसार के जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हम
निसार के फैक्ट देख लेते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं दोस्तों। जो लॉन्च व्हीकल्स है दोस्तों, इसकी एक चीज़ अगर आप प्रीलिम्स के लिए अगर देखें, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फैक्ट्स मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। लॉन्च व्हीकल्स कौन सा है, लॉन्च व्हीकल्स कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप लॉन्च व्हीकल्स आप याद रखिएगा, GSLV F-16 यूज किया जा रहा है। क्या? GSLV F-16। ऑर्बिट कौन सी है दोस्तों, आपको ये याद रखना है इसमें, और कौन सी ऑर्बिट में जो है निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सी ऑर्बिट है। 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। और रडार टाइप क्या है दोस्तों, इसमें जो रडार टाइप यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया डुअल बैंड यूज हो रहा है, एस बैंड यूज हो रहा है और एल बैंड यूज हो रहा है। एल बैंड जो है जो दोस्तों नासा का है, और एस बैंड किसका है, इसरो का है। एस बैंड इसरो का है। और सैटेलाइट बस क्या है दोस्तों, सैटेलाइट बस है इसरो 30 के। जो सैटेलाइट बस जो यूज की जा रही है वो इंडिया द्वारा की जा रही है, इसरो के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है, इसरो के द्वारा की जा रही है। अगर हम मिशन लाइफ देखें, मिशन लाइफ में दोस्तों क्या है, इसकी 5 ईयर लाइफ है। कितनी है, 5 ईयर लाइफ है। वेट कितना है दोस्तों, 2352 किलो। इसका वेट कितना है दोस्तों, 2352 किलो इसका वेट है। लॉन्च साइट क्या है दोस्तों, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। लॉन्च व्हीकल क्या है, GSLV F-16 है। और ऑर्बिट क्या है दोस्तों, सन सिंक्रोनस है। बैंड ड्यूल यूज हो रहा है। और सैटेलाइट कौन सी है, इसरो 30 के है। और इसका टाइम कितना है मिशन लाइफ का, 5 साल है। और इसका वेट कितना है, 2352 है। और कहाँ से ये हो रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा, श्रीहरिकोटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आई होप आपको मैंने थोड़ा सा रिकैप भी दिया है और मैंने निसार सैटेलाइट के बारे में बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज निसार सैटेलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया जापान टॉक्स बुलेट ट्रेन। अब हम इंडिया और जापान के जो रिलेशन है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया और जापान के जो रिलेशन है उसके बारे में समझेंगे, और बुलेट ट्रेन जो है उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और इंडिया और जो जापान के जो रिलेशन में डेवलपमेंट हो रहा है वो भी देखेंगे। तो क्या है दोस्तों, डिस्कशन किस बात पे हुआ है, PM मोदी का जापान विजिट पे। हमारे जो प्यारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है दोस्तों, जापान विजिट पे हैं। क्या है, जापान विजिट पे। तो डिस्कशन किन चीज़ों पे हुआ है हम वो देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका डिस्कशन किन चीज़ों पर हुआ है। डिस्कशन किन चीज़ों पर हुआ, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन E10 सिंहासन गिफ्टेड, E10 सिंहासन गिफ्टेड, स्ट्रेटेजिक टैग, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई एंड इंडो पैसिफिक टाइज। किन किन चीज़ों पे दोस्तों, स्ट्रेटेजिक टैग पर बात हुई है, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई पे बात हुई है, और जो इंडो पैसिफिक टाइज इन पर बात हुई है। आगे बढ़ें। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, इंडिया जापान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका ओवरव्यू करेंगे। जो इंडिया और जापान के जो रिलेशन है उसको हम ओवरव्यू करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया और जापान के जो रिलेशन है उसकी स्थिति क्या है इस वक्त, उसकी जो सिचुएशन क्या, स्थिति क्या है इस वक्त। अगर हम देखें दोस्तों, स्ट्रेटेजिक क्या है, जो स्ट्रेटेजिक क्या है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप सिंस 2014 $20.57 बिलियन बायलेटरल ट्रेड हो गया है। कितना, इंडिया और जो जापान है उसके बीच कितना ट्रेड हो गया दोस्तों, $20.57 बिलियन का क्या हुआ है, ट्रेड हुआ है। 2023 की बात करते हैं दोस्तों। जापान जो है मेजर FDI सोर्स है इंडिया का। क्या है जापान जो है मेजर FDI सोर्स है इंडिया का। अगर हम दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ है इंडिया और जापान के बीच, इंडिया कितना इन्वेस्ट कर रहा है और जापान कितना इन्वेस्ट कर रहा है। जापान क्या है, बुलेट ट्रेन बना रहा है इंडिया में, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है, और बहुत सारे जो मेट्रो प्रोजेक्ट हैं दोस्तों जापान इंडिया में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम दोस्तों टेक एंड मिनरल्स की बात करते हैं, बैटरीज हो गई, रेयर अर्थ हो गई, चिप सप्लाई चेन हो गई, नॉन चाइना रूट। अगर हम पीपल टू पीपल देखें दोस्तों,
पीपल टू पीपल देखें, क्या जो इंडियन स्टूडेंट हैं क्या वो जापान में पढ़ाई करने जाते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज होता है, जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग इन इंडिया। अगर इंडो पैसिफिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कॉमन इन विजन, फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। आगे बढ़ें। अच्छा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एंड शिनकानसेन मुंबई अहमदाबाद, शिनकानसेन मुंबई अहमदाबाद। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द बुलेट ट्रेन। जो जापान द्वारा जो बनाई जा रही है इंडिया में बुलेट ट्रेन, वो क्या है। अगर हम दोस्तों उसका पैरामीटर देखें और डिटेल्स देखें तो क्या है दोस्तों, ये एक बात बताइए, जो बुलेट ट्रेन होगी जो उसका वो कितने किलोमीटर के अंदर बन रही है। अहमदाबाद और जो मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन बन रही है उसकी लेंथ कितनी है, आप मुझे कमेंट में बताइए। उसकी लेंथ होगी दोस्तों 508 किलोमीटर। जो बुलेट ट्रेन की जो लेंथ है वो 508 किलोमीटर होगी। कितनी? 508 किलोमीटर। और इसमें टैग क्या यूज किया जा रहा है दोस्तों, इसमें जापानीज E5 शिनकानसेन ट्रेन गिफ्ट टू द 2 न्यू E10 ट्रेन इन 2024। और दोस्तों स्टेटस क्या है अभी जो बुलेट ट्रेन है उसका स्टेटस क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बुलेट ट्रेन टिल नाउ। तो इसका स्टेटस क्या होगा, जो गुजरात का पोर्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका कंप्लीट होना बाकी है, वो 2027 तक कंप्लीट होगा। और फाइनल कंप्लीशन कब हो सकता है दोस्तों, फाइनल जो फुल कॉरिडोर है जो बुलेट ट्रेन जो बन के तैयार होगी वो 2029 दिसंबर जो 2029 है, 2029 तक बुलेट ट्रेन बनकर तैयार होगी। तो अभी काफ़ी टाइम है बुलेट ट्रेन बनने में। और फंडिंग कौन कर रहा है दोस्तों, जो बुलेट ट्रेन बन रही है उसको फंडिंग कौन कर रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है, जापान सॉफ्ट लोन 0.1% इंटरेस्ट फॉर 50 ईयर टर्म। और क्या है दोस्तों, इसकी स्पीड कितनी होगी, बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर, 320 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें दोस्तों 20,000 से ज़्यादा वर्कर क्या है दोस्तों इसमें ट्रेन किए जाएंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पार्ट्स अंडर वे, जो लोकल मैन्युफैक्चर हैं वो उसके जो पार्ट्स वो हैं अंडर वे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जापान की एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन समझने की कोशिश करते हैं। जो इंडिया और जापान के बीच बायलैटरल रिलेशन है उनके की एरियाज देखते हैं। की एरियाज क्या है दोस्तों, अगर हम सेक्टर्स की बात करें और कोलैबोरेशन की बात करें, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में कैसे इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे जापान इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट हो रहा है, पावर ग्रिड रेजिलियंस है उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर हम डिजिटल की बात करें दोस्तों 5G हो गया, AI हो गया और जो सेमीकंडक्टर हो गया वो क्या कर रहा है दोस्तों, जापान वो क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है जापान में। और मिनरल्स की बात करें दोस्तों रेयर अर्थ फॉर बैटरीज, चाइना +1 स्ट्रेटेजी। इंफ्रा की जैसे मैंने बताया दोस्तों DMIC हो गया, CBIC हो गया और जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो उसमें कोलैबोरेशन हो रहा है। क्वाड मेंबर है। अगर हम डिफेंस की बात करें नेवल ड्रिल्स होती हैं, जिमैक्स हो गया और जो टेक ट्रांसफर है वो हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो आज का लास्ट आर्टिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, कंटेमिनेटेड साइट लीगल फ्रेमवर्क। अब कंटेमिनेटेड साइट के ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट क्या लाई है, एक रूल लाई है। अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द रूल और उसके अंदर रूल्स के अंदर क्या है। अगर हम की पॉइंट देखें दोस्तों, जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कंटेमिनेटेड साइट रूल्स 2025 आए, तो कंटेमिनेटेड जब रूल 2025 आए तो उसका पर्पज क्या है, क्यों गवर्नमेंट लाई है, क्या हमारे पास कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था या लॉ नहीं था जो हैजार्डियस चीज़ें होती, जो हैजार्डियस वेस्ट होते हैं उनके लिए डंप, जो हैजार्डियस डंप साइट होती हैं उनके लिए पहले से लॉ था या नहीं, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क होगा जो क्लीन हैजार्डियस डंप साइट होती हैं उनके लिए 103 साइट इंडिया में, ओनली 7 रिमेडिएशन स्टार्टेड, ओनली 7 रेमेडिएशन स्टार्टेड। और रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट बोर्ड मॉनिटर, रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट बोर्ड मॉनिटर। आगे बढ़े दोस्तों।
जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा वो 19 डेज में क्या होगा, व्हाट हैपेंस होगा दोस्तों, साइट फ्लैग्ड एज सस्पेक्टेड और बेस्ड ऑन द सिटीजन कंप्लेंट सीपीसीबी स्टेट बोर्ड इन्फो और स्टेट बोर्ड एक्सपर्ट बॉडी इन्वॉल्व होगी इसमें और स्टार्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन। टाइमलाइन कितनी है दोस्तों, टाइमलाइन है 19 डेज फ्रॉम द रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कितनी है दोस्तों, 19 डेज। आगे देखें, डिटेल सर्वे होगा विद इन द 3 मंथ। क्या होगा दोस्तों, डिटेल सर्वे किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, ग्राउंड सर्वे होगा, लैब टेस्टिंग होगी और कंफर्म इफ साइट इज केमिकली कंटेमिनेटेड। अगर जो साइट केमिकली कंटेमिनेटेड पाई जाएगी तो कंफर्म किया जाएगा, मैपिंग होगी और सैंपलिंग होगी सॉइल और वाटर की। एसेस लेवल ऑफ रिस्क एनवायरनमेंट हैज साइट ऑफिशियली लेबल्ड एट कंटेमिनेटेड। उस साइट को क्या किया जाएगा, ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा कि ये साइट कंटेमिनेटेड है। रेमेडिएशन क्या होगा प्लान का, व्हाट हैपेंस अगर दोस्तों रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन ड्राफ्ट प्लान एक्सपर्ट डिफाइन क्लीन अप मेथड कॉस्ट टाइम गवर्नमेंट बॉडी फाइनलाइज द फंड क्लीन अप और अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी। इसके फोकस क्या होंगे, लैंडफिल्स होगी, डंप्स होगी, बेस्ड स्टोरेज होगा और जो स्पिल साइट हैं वो होंगी दोस्तों। लायबिलिटी एंड व्हाट इज लायबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट। अगर हम लायबिलिटी और इन्फोर्समेंट देखें, व्हाट हैपेंस एंड डिटेल, क्या स्टेट बोर्ड क्या करेगी, पहले आइडेंटिफाई करेगी रेस्पॉन्सिबल पॉल्यूटर। जो कंटेमिनेटेड साइट है उस पर कौन से पॉल्यूटर हैं वो आइडेंटिफाई करेगी। पॉल्यूटर पेज फॉर द क्लीन अप, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, विशेष कॉजेज डेथ और इंजरी विद इन द 19 डेज ऑफ द कंफर्मिंग कंटेमिनेशन विद। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 आर्टिकल। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे जो चैनल फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करने ना भूलें। पीएससी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हैं वो लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज, स्टे लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू गाइज।